मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी हमारे यूपी एडिटर अवनीश विद्यार्थी जी को। आप मंच पर आइए और अगले पैनल को हम आगे बढ़ाएंगे। दद्दन मिश्रा जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। पूर्व सांसद हैं श्रावस्ती, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। सर स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है सर। प्लीज कम ऑन द स्टेज। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए दद्दन मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अब बिग राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। और मैं चाहूंगी यहां पर बुके देकर इनका सम्मानित करें सर प्लीज। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं दद्दन मिश्रा जी के लिए। सर आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, भारत 24 के लिए निकाला। आपसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अवनीश जी ओवर टू यू। स्वागत है सभी साथियों का। हम इस वक्त देवी पाटन मंडल के बहराइच में हैं और ये कार्यक्रम जिसको आयोजित करने के पीछे हमारा उद्देश्य था कि सुदूर उस इलाके तक पहुंचा जाए जहां पर आमतौर पर मीडिया, आमतौर पर नेशनल मीडिया नहीं पहुंचता है। और इसीलिए हम इस वक्त बहराइच में देवी पाटन मंडल के इलाके में एक लंबी भारत नेपाल, ये जो चर्चा हम लोग बार बार इस तरह के कार्यक्रमों में करते हैं और जो विजन ऑफ न्यू उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, क्योंकि विजन ऑफ न्यू इंडिया की भी बात हो रही है देश में। एक लंबा कार्यकाल, जैसे पहले यूपीए की सरकार ने गुजारा, फिर एनडीए की सरकार ने गुजारा, आप सांसद भी थे तब। जो ये एक दौर चल रहा है, सियासत का भी कह लें, विकास का भी कह लें, लगभग 9 साल पूरे हो गए मोदी सरकार को और 6 साल से ज्यादा वक्त हो गया योगी सरकार को उत्तर प्रदेश में। तो जो डबल इंजन की सरकार है वो देवी पाटन इलाके में क्या कुछ बदलाव कर पाई है पिछले दिनों? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं भारत 24 और आपकी पूरी टीम का पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण, खासतौर पर रिलीजियस पर्यटन, अगर जी हाँ बुद्धिस्ट सर्किट के अंदर श्रावस्ती आता है, माँ पाटेश्वरी का मंदिर तुलसीपुर में है। जी हाँ, ये सब जो संसदीय क्षेत्र आपका रहा, माँ पाटेश्वरी का पावन मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। पूरे देश दुनिया के दर्शनार्थी श्रद्धालु वहां पर दर्शन करने के लिए आते हैं। श्रावस्ती की जहां तक बात है, न सिर्फ भगवान महात्मा गौतम बुद्ध की पावन तपोस्थली है बल्कि जैन धर्म की भी प्रमुख तीर्थस्थली है। इस बात को कम लोग जानते होंगे। भगवान शंभोनाथ की जन्मस्थली है श्रावस्ती। पर यही सवाल आता है कि लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था हमारे दद्दन जी। पर यही सवाल आता है कि आखिर बड़ी रेल लाइन से कब जुड़ेगा ये इलाका, बहराइच, श्रावस्ती? क्योंकि पर्यटन की इतनी संभावना हो और आवागमन के साधन उचित न हो तो कैसे काम चलेगा? धन्यवाद अवनीश जी, बहुत सही सवाल आपने किया है। श्रावस्ती आज की तारीख में मैदानी इलाके का एकमात्र जनपद होगा जहां आज की तारीख में 1 सेंटीमीटर भी रेल की लाइन नहीं है। 1952 से जिसकी मांग हो रही थी, तमाम आंदोलन हुए, श्रावस्ती से लेकर के जंतर मंतर दिल्ली तक धरना प्रदर्शन हुआ, तमाम सरकारें आई और गई, तमाम जनप्रतिनिधियों ने तरह तरह से वादे भी किए, लेकिन किसी ने भी श्रावस्ती वासियों की इस पुरानी जायज मांग को पूरा करने का काम नहीं किया। और 2014 के चुनाव से पहले, जैसा कि हमने क्षेत्रवासियों से वादा किया था कि अगर आप लोगों के सहयोग आशीर्वाद से क्षेत्र की सेवा करने का अवसर मिला, देश की सबसे बड़ी पंचायत में प्रतिनिधित्व का अवसर मिला, तो मैं अपने श्रावस्ती वासियों की इस पुरानी जायज मांग को संसद के पहले सत्र में इसको मजबूती के साथ रख करके इसको पूरा करने का काम करूंगा। और हमें कहते हुए खुशी हो रही है, अपने वादे के अनुरूप हमने संसद के पहले ही सत्र में उसको मजबूती के साथ रखा और हमारे लगातार 5 साल प्रयासों का परिणाम रहा कि आजादी के बाद कि 2019 में हमारे तत्कालीन रेल मंत्री जी के द्वारा जो बहराइच से चल करके खलीलाबाद तक जाती है वाया भिनगा, श्रावस्ती, बलरामपुर, उतरौला, डुमरियागंज होते हुए, उसका भूमि पूजन शिलान्यास भी हो चुका है और काम भी हो रहा है। जमीन अधिग्रहण का काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत सरकार से जो भी परियोजना एक बार स्वीकृत हो जाती है वो बन करके रहेगी। आज नहीं तो कल ये परियोजना पूर्ण होगी, श्रावस्ती रेल से जुड़ेगा, श्रावस्ती के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा और इस पूरे देवी पाटन की लाइफ लाइन साबित होने वाली है नई रेल लाइन। नहीं, पर आपके विरोधी तो ये कहते हैं पिछली बार महागठबंधन बना करके बीजेपी वालों बहुत मामूली अंतर से चुनाव हारे थे। अब वो ये कह रहे हैं कि इस बार फिर जब हमारा इंडिया गठबंधन होगा, हालांकि वो बीएसपी में है लेकिन वो इधर उधर ताक झांक कर रहे हैं, पता चल रहा है बीजेपी में भी और इंडिया में भी। अवनीश जी, चुनाव की जहां तक बात है, चुनाव तो समीकरण का होता है। उस समय के तत्काल 19 के चुनाव के जो परिस्थितियां थी बहराइच उत्तर प्रदेश में, जब सपा बसपा का गठबंधन हो गया था, उस समय सिचुएशन को देखते हुए
लोग निगेटिव चर्चा करने लगे थे, हमको 2-2.5 लाख से पीछे बता रहे थे, लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों में भी 4,600 से हम पीछे रह गए। लेकिन मैं दावे के साथ, चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि अब कोई भी गठबंधन कर लें, कोई जनता प्रतीक्षा कर रही है, जनता प्रतीक्षा कर रही है, कोई भी गठबंधन कर लें, इस बार एक श्रावस्ती लोकसभा की जनता 1 लाख से जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने जा रही है। आप इस बात को नोट नहीं, कर पर सांसद तो आपके जो वहां पर महागठबंधन के, वो ये कह रहे हैं कि हमको तो काम करने ही नहीं दिया, सरकार हमारी नहीं थी ना दिल्ली में ना लखनऊ में, तो हमारे काम रोक दिए। अब ज्यादा कुछ क्या कहें उनके बारे में, नाच न आवे आंगन टेढ़ा। मैं समझता हूं कि किसी भी जनप्रतिनिधि की इतनी छीछालेदर फजीहत नहीं हुई होगी। जहां के मूल निवासी वहां का उठाया, तो जिन लोगों ने उनको चुना था, अपना अमूल्य मत, समर्थन, आशीर्वाद देकर के, वो लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जो है इस बार अगर वो दिखाई पड़ गए तो उनको श्रावस्ती से खदेड़ दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, श्रावस्ती लोकसभा की जनता इस बार प्रतीक्षा कर रही है, जो बाहरी को भुगत रही है, इस बार बाहरी नहीं चलने वाला है। श्रावस्ती की जनता ने ठान लिया है इस बार अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि को चुन करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लाखों मतों से जिताकर भेजने। ये तो बाहर की बात रही, आपके बीजेपी में बहुत सारे लोग बाहर से श्रावस्ती पर निगाह डाले हुए हैं, लोग लखनऊ दिल्ली से भी लगातार श्रावस्ती की तरफ। वो तो हाईकमान का निर्णय जो भी होगा सिरोधार्य है, लेकिन जो श्रावस्ती की जो वर्तमान परिवेश में जो सिचुएशन है, श्रावस्ती लोकसभा की जनता प्रतीक्षा कर रही है कि 24 का चुनाव कितनी जल्दी आवे और यहाँ से जो पिछली जो भूल हुई थी उसको सुधार करते हुए लाखों मतों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का मन बना चुकी है। पर क्या बदलाव करने जा रहे हैं? अगर तीसरी बार बीजेपी के अगर वहां से सांसद होते हैं या सरकार आती है, तो ऐसा क्या बदल जाने वाला है कि देवी पाटन या श्रावस्ती या बलरामपुर बहराइच के लोग आप लोगों को वोट करें? वैसे तो बताने की जरूरत नहीं है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने पहले कार्यकाल के शपथ ग्रहण से पहले ही कहा था कि हमारी सरकार देश के गरीबों के लिए समर्पित रहेगी, ऐसा उन्होंने करके दिखाया है विभिन्न जनहितकारी, लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से। योजनाएं तो इतनी ज्यादा हैं कि सबको गिनाने के लिए पूरे दिन का समय कम पड़ जाएगा। वो जमीन पर उतरता दिखाई पड़ रहा है, परिलक्षित हो रहा है। और जहां तक 2024 के लोकसभा चुनाव के मुद्दे की बात है, 14 में हमने रेल लाइन लाने का वादा किया था, जिसको पूर्ण करने में हम सफल रहे थे। और 24 का हमारा मुद्दा होगा कि श्रावस्ती उद्योग विहीन जिला है, मतलब श्रावस्ती लोकसभा, श्रावस्ती बलरामपुर मिला करके जो श्रावस्ती पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पर एक इंडस्ट्री लाने का हमारा वादा होगा, जिसको हम आने वाले 5 वर्षों में लग करके जो है श्रावस्ती बलरामपुर में एक उद्योग स्थापित करने का हर संभव प्रयास करेंगे। पिछले 24-48 घंटे से मैं इस इलाके में घूम रहा हूं, और एक बड़ी दिक्कत जो मुझे भी इसका सामना करना पड़ा, जो है आपके साथ एक दुर्घटना हो सकती है, और ये बहुत आम तौर पर दिखाई पड़ रहा है। सड़कों पर जानवरों की संख्या बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रही है। नहीं, छुट्टा जानवर की जहां तक बात है, ये हमारे आपके द्वारा उत्पन्न की गई समस्या है। हमारी सरकार के स्तर से कोई कमी नहीं है। सरकार ने इतने गौआश्रय स्थल निर्माण किए हैं और किए जा रहे हैं, लेकिन जब तक जन जागरूकता नहीं होगी, कितने भी सरकार प्रयत्न कर ले, जो है इस समस्या का अस्थायी समाधान संभव नहीं है। इसलिए हम इस मंच के माध्यम से भी आम जनमानस का आह्वान करना चाहूंगा, निवेदन अपील करना चाहूंगा कि हम अपने पशुओं को छोड़ना बंद करें, और जो हमारी प्राचीन खेती की पद्धति थी उसको अपना करके हम सब लोग एक निरोगी जीवन का भी मार्ग प्रशस्त करें। और ये इस समस्या का भी अस्थायी समाधान तभी संभव हो सकेगा जब हम अपने अपने पशुओं को अपने दरवाजे पर पुनः बांधना शुरू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद आपका दद्दन जी, आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े और तमाम सारे मुद्दों पर आपने अपनी राय रखी है। ये कारवां हमारा चलता रहेगा नए अतिथि के साथ, और तब तक के लिए पलक आप अगर मंच संभाल सकें, मैं चाहूंगा कि अपने साथियों से अगर तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं दद्दन मिश्रा जी के लिए। सर थैंक यू सो मच, आप यहां पर आए, कीमती वक्त भारत 24 के लिए निकाला। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी एसपी सिटी। सर स्वागत है आपका, कृपया आप मंच।
तारिक जी को मैं कहूंगी आप इस स्टेज पर आइए और जोरदार तालियां हो जाएं कुंवर ज्ञानंजय सिंह जी के लिए। सर, स्वागत है आपका भारत 24 के इस मंच पर। तो भारत 24 का ये कारवां आज बहराइच आ पहुंचा है। हमारी कोशिश है कि हर छोटे से छोटे जिले में भी जाकर वहां पर विकास की रफ्तार को हम देखें, क्या वहां पर विकास की रफ्तार है उसको हम देखेंगे। और साथ ही अब मैं सर से कहूंगी, ओवर टू यू। बिल्कुल, और जैसा कि हम कह रहे थे कि ये कारवां कुंवर ज्ञानंजय सिंह जी जो यहाँ पर अपर पुलिस अधीक्षक के तौर पर, और अब उनका प्रमोशन भी हो चुका है, वो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। खास बात यह कि मैं जानता हूं उनको पहले से, उनकी कार्यशैली पहले भी, चाहे बाराबंकी में रहे हों, मुझे लगता है और भी कई सारी जगहों पर, मुझे लगता है लखनऊ में भी आप रहे। लगातार हम लोगों को खबरें की बात करते हैं तो पुलिस की चुनौती सुरक्षा बलों के साथ साथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो कैसे पिछले आपका जो अनुभव रहा, क्या कुछ यहाँ आपने फेस किया और कैसे उसमें तब्दीली आई? मेरा इलाका सीमावर्ती, यहाँ पे 2 एडिशन सीमावर्ती इलाका एडिशनल एसपी ग्रामीण साहब का है। फिर भी जो पुलिसिंग की दृष्टि से हम लोगों ने वहाँ पर काम किया है, हम लोगों ने वहाँ पर गांव-गांव में सुरक्षा समितियां बनाने का काम किया है, जो हमारे अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन महोदय के निर्देश के क्रम में लोगों को जोड़ रहे हैं। साथ ही साथ चूंकि ये सीमा कि बहुत सी सड़कों के अलावा और भी अन्य रास्ते ऐसे हैं जिससे कि आवागमन होता है, और भारत और नेपाल की जो देश की जो आपसी तालमेल की नीति है, इसके मद्देनजर हम लोगों को निश्चित रूप से पूरी तरह से जनता का सहयोग इसमें लेना, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में जैसे हम लोगों ने सीसीटीवी आच्छादित कर रहे हैं, साथ ही साथ वहाँ पे जन सूचना संकलन का काम करते हुए और पुलिस की बेहतर बीट सिस्टम को हम लोग वहाँ पर विकसित कर रहे हैं, जिससे कि इस पूरे सीमा पर हम लोग अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफल रहे हैं। साथ ही साथ पुलिस की चुनौतियां जो ड्रग्स की तस्करी, एंटी नेशनल एलिमेंट्स के ऊपर नजर रखने की है, इस पर भी हम लोग बेहतरी से काम कर रहे हैं। कई ऐसी हम लोगों ने गैंग को पकड़ा है, कई ऐसे तस्करों को पकड़ा है जिनके ऊपर अब प्रभावी कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत हम लोगों ने सीजर की कार्रवाई की, 14(1) में संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई कराई है। साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ जो यहाँ पे गैंगस्टर थे जो एनडीपीएस से रिलेटेड, जिनके जो लखनऊ इत्यादि में उनके मकान थे अवैध, उसका ध्वस्तीकरण का भी काम हम लोगों ने करवाया। अच्छा, एक जो चैलेंज पुलिस के सामने खास तौर पर आता रहा, हालांकि आजकल तो बड़ी चर्चा है यूपी पुलिस को पंचांग देख करके पुलिसिंग हो रही है, तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग भी सुनते थे। हालांकि पहले कभी इसकी बड़ी बाहर चर्चा नहीं होती थी, पर पुलिस के अंदर बड़ी चर्चा होती थी कि क्या डीजीपी के द्वारा, नए डीजीपी के द्वारा, तो इसका कितना असर पड़ने वाला है? ये पंचांग देख करके नहीं, वास्तव में जो क्राइम का पैटर्न है उसको देख करके काम हो रहा है। वास्तव में जो जनजातियां थी उनका कॉन्सेप्ट जो था वो कई बार पूर्णिमा के दिन अपने देवताओं की पूजा करके घटनाएं करते थे, साथ ही साथ ज्यादा होती थी, उनको लोग पहचान नहीं पाते हैं और अंधेरे का लाभ उठा के भाग सकते थे। तो ये वास्तव में उनके क्राइम का जो पैटर्न है उसको देख करके हम लोगों ने इस पे एक बहुत पहले से इस चीज को हम लोगों ने एनालिसिस किया था और उस पे पुलिसिंग की बात हम लोग कर रहे थे कि जब भी अंधेरी पाक आएगा तो निश्चित रूप से घटनाएं बढ़ेंगी, चोरी की वारदात बढ़ेगी। के समय में सेंधमारी की घटनाएं बढ़ती थी, तो ये क्राइम का जो पैटर्न है उसके आधार पर हम लोगों ने एक आकलन करके और अपनी पुलिसिंग को पक्षवार पुलिसिंग की निगरानी, अंधेरी रात में, उजाली रात में, दिन के समय, रात के समय, ये निगरानी का एक सिस्टम बनाया था। तो वास्तव में ये क्राइम के पैटर्न को लेकर के है, न कि पंचांग को देख करके। ठीक है, खबरों में अलग अलग तरीके के विश्लेषण आते रहते हैं। खैर, अगर इसको दूसरे तौर पर देखें तो
क्राइम को लेकर के जो पुलिस का अपना अप्रोच रहा है, समय समय पर उसमें बदलाव होता है। एक दौर था जब बहुत ही सतही उसके आधार पर पुलिसिंग का सिस्टम होता था। फिर फॉरेंसिक्स आए, बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स आए जिनका पालन क्राइम सीन पे तमाम सारी जगहों पर होने लगा। अब जैसे जैसे और भी प्रोफेशनल होती जा रही है पुलिस, अगर हम देखें अब पिछले 1.5-2 दशकों में क्या बदलाव आया है पुलिस में? क्राइम पैटर्न बहुत तेजी से बदल रहा है। साथ ही साथ पहले लूट की, डकैती की घटनाएं बहुत होती थी। अब डकैती की घटनाएं बहुत मुश्किल से, बहुत रेयर दिखाई देंगी कोई डकैती की घटना हुई है। लूट की घटनाओं में भी कमी आ रही है। अब तो अपराधी घर बैठे बैठे आपके बैंक से पैसा हड़प ले रहे हैं। साइबर क्राइम का जमाना आ गया है। आपके पास बहुत पढ़े लिखे लोग इसी में हो सकता है बैठे हो, ओटीपी भेज करके उनके बैंक के खाते को जो है खाली कर देना। तो क्राइम का पैटर्न बहुत तेज, गाड़ियां चलने लगी हैं, कम्युनिकेशन के माध्यम बहुत तेजी से विकसित हुए हैं, सड़कें बहुत अच्छी बन गई हैं। तो कहीं ना कहीं जो क्राइम का पैटर्न है, जो क्राइम में बदलाव आया है, इन सब चीज़ों का उसमें बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। और तकनीकी रूप से अब क्राइम में जो है टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग कर रहे हैं अपराधी, ये बहुत बड़ी चुनौती है। उसके लिए हम लोगों के पास एक मजबूत हमारा साइबर क्राइम लेवल पे उत्तर प्रदेश के स्तर पर भी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं कुंवर ज्ञानंजय सिंह जी के लिए। थैंक यू सो मच सर। को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर देवी पाटन मंडल से भारत 24 के इस कॉन्क्लेव में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं अवनीश विद्यार्थी। खास तौर पर ये कार्यक्रम इसलिए आयोजित कर रहे हैं हम, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को लेकर के एक नया विजन, एक नया कॉन्सेप्ट हम बात ही कर रहे हैं कि आइडिया ऑफ विजन ऑफ न्यू यूपी हो जाती है। क्योंकि सब जानते हैं कि दिल्ली की सरकार अगर कहीं से बनती है तो वो उत्तर प्रदेश से ही बनती है। और उत्तर प्रदेश में सरकार की अहम कड़ी है निषाद पार्टी। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद, जो बहराइच के प्रभारी मंत्री भी हैं, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक मिशनरी व्यक्तित्व हैं और लगातार अलग अलग जगहों पर संगठन के लिए, अपने समाज के लिए, कार्यक्रम में पहुंचने के लिए और अपना समय देने के लिए। ये जो चर्चा हो रही है आजकल इंडिया बनाम एनडीए, और अब तो इंडिया की मीटिंग भी होने जा रही है, इससे पहले एनडीए की भी मीटिंग हो चुकी है। तो ये रस्साकसी क्या है? क्या इंडिया गठबंधन या जो इंडिया चुनाव है, और चुनाव तब शुरू हुआ जब देश आजाद हुआ। आज इस देश का नाम भारत है, और जब अंग्रेज थे तब इंडिया था, और जब मुगल थे तो हिंदुस्तान था। उससे पहले तो देश का नाम आर्यव्रत था, जम्मू द्वीप था। इससे प्राचीन नाम सभी धर्म ग्रंथों में लिखा निषाद प्रदेश के नाम से था। तो ये अंग्रेजों की नीति का नाम है इंडिया है, और यूपीए का कब्रिस्तान है। यूपीए के ऊपर जितना भ्रष्टाचार लगा था, जितना अत्याचार है, जितना लूट खरोच, निषादों के फाइल गायब कराना, आरक्षण का, हमारे हिस्से पे नौकरी डकैती डलवाना, तमाम जो आरोप थे वो सारे आरोप को दफन करने के लिए इंडिया नाम दिया गया, जिससे लोग भ्रमित हो जाए, वो यूपीए क्या था भूल जाए और इंडिया। और हम लोग मित्रवत बैठकर 39 पार्टियों ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की अर्थव्यवस्था को जो 10वें नंबर से 5वें नंबर पर आया है और फिर अब 3रे नंबर पर लाने का वादा हुआ है। और जन कल्याणकारी जो गरीब कल्याण नीतियां हैं वो धरातल पर पहुंचाना है। प्रस्ताव पारित हो गया कि भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है, फिर ताकतवर बनाना है। ये सारे चीजें हम लोग प्रस्ताव पारित किए हैं, और मोदी के नेतृत्व में फिर देश चुनाव लड़ेगा और उन्हीं को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। ये तय हो गया 39 पार्टियों में। उधर जो आप इंडिया की बात कर रहे हैं, तो यूपीए था तो मालूम था कांग्रेस के में से कोई अगुवाई करेगा, चाहे हारे चाहे जीते। लेकिन यहाँ तो बिना दूल्हे की बारात हो गई है, सब दूल्हा बनना चाहते हैं। और यहाँ दल तो हैं, दिल नहीं मिल रहे हैं, वो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। हम आपको बता दूं कि जो भी क्षेत्रीय दल देश में बने हैं, जिनके साथ आज इंडिया बन रही है, वो क्षेत्रीय दल
तो संगठित होता है और संगठित होकर अपनी आवाज उठाता, अपनी हक की मांग करता है। लेकिन ये पावर में आने के बाद बेजा इस्तेमाल करके आवाज को दफन और उसके आवाज दबाने का काम ये लोग करते रहे, तो उन लोगों ने कहा कि भाई पावर से ही हमारी आवाज दब रही है, तो पावर लेने के लिए पार्टी बनाओ और चुनाव लड़ो और ऐसे लोगों को हटाओ जो मेरी आवाज दबाते हैं, और जो मेरी आवाज बने वो उसको लाया जाए। तो मोदी सबकी आवाज है, इसलिए मोदी इस बार फिर से प्रधानमंत्री और बने। आप जो ये कह रहे हैं कि ऐसा दूल्हा चाहिए आपको मिल जाए, बुजुर्ग चाहिए, अनुभवी चाहिए, युवा चाहिए, महिला चाहिए, पुरुष चाहिए, सारे विकल्प उनके पास हैं। आपके पास तो रटा रटाया एक ही चेहरा है। देखिए, ड्राइवर एक होता है तो गाड़ी ठीक से चलती है, और एक गाड़ी में 10 ठो ड्राइवर बैठ जाएं तो एक ब्रेक दबाएगा, एक स्टीयरिंग इधर घुमाएंगे, एक तो गियर उधर लगा देगा, यही चल रहा है। आज 25 वर्षों का लंबा इतिहास रहा है हमारे एनडीए का, लेकिन इनके यहाँ कितना इतिहास रहा है देखो। राजभर भैया गए 21 साल में, 6 महीना में था, हम 1 साल 2018 में थे। जो हमारे जैसे लोगों को नहीं संभाल पा रहा है, इनको कहाँ संभाल पाएंगे ये लोग। तो बीजेपी कैसे संभाल पा रही है आप लोगों को? आप सब नेता तो इतने बयान देने में माहिर हैं कि पता नहीं कब फजियत हो जाए, कब उनकी पॉलिटिकल लाइन बदल जाए। हालांकि आपने लाइन थोड़ी बदल दी है, पहले आपकी लाइन थोड़ी अलग थी, ये विधानसभा चुनाव के बाद आपने लाइन बदल दी है। नहीं, ऐसा है कि हमको अपनी आवाज तो बतानी पड़ेगी। अगर जिस समय हमारी आवाज सुनने जाने लगी तो आवाज तो बदलनी। पैसे का बजट में हिस्सेदारी आने लगी, योजनाओं के माध्यम से इनको आच्छादित करने लगे। जब हम नीतियों बनाने के लिए तैयार हो गई भारतीय जनता पार्टी, नीति बना दी कि जो है कृषि मंत्रालय से मत्स्य मंत्रालय अलग कर दिया और 20 हजार करोड़ रुपया पहली बार दिया। देश के 18% मछुआरों को एक पैसे भी नहीं आएगा एक सर पर। हमारी सरकार आई, एनडीए, तो इन्होंने, तब मैं पार्टी में नहीं था, तब आवाज उठा रहा था बाहर, मैं तब एनडीए के साथ नहीं था, तब भी जो गृह मंत्री प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि मेरी आवाज उठाई और वहां केंद्र में मत्स्य मंत्रालय अलग किया। 20,000 करोड़ रुपया तब, और 26,000 करोड़ रुपया, उसमें 60% सब्सिडी है, और आज के दिन मत्स्य पालन के क्षेत्र में फ्री का बीमा है। मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि कृषि का आप जो है किसान क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, तो किसानों के पास खेती है, हमारी खेती तो अंग्रेजों ने छीन लिया, हमारे को अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित करके जीविकोपार्जन सारे धन धरती सब छीन लिया। बस जो बचा था वर्ग 3 की जमीन, वर्ग 4, वर्ग 5, इसमें हमारे लोग जीवन यापन करते थे, जिसमें इनको आसामी दर था। बहुजन समाज पार्टी वोट लिया, उसने छीन लिया। तो हमारे लोगों के पास कुछ है नहीं, कैसे इनका, तो उन्होंने रास्ता नहीं। कहले क्या चाहते हो? मैंने कहा कि मेरे लोग अगर मछली बेचते हो, मेरे लोग अगर कहीं कोई काम करते हो इस क्षेत्र में, फिशरी सेक्टर में, तो बिना किसी गारंटी के उन्हें पैसा देने की व्यवस्था बनाया जाए। आरबीआई से लिख के आ गया, किसी के पास जाल होगा, ताल होगा, पॉन्ड्स होगा, या मछली क्षेत्र में व्यापार करना चाहता, हमारे यहाँ फिश फार्मर एफआईआर रजिस्ट्रेशन कराएगा, तो बिना किसी कोलेट्रल गारंटी के 1,60,000 गारंटी है तो 3.5 लाख। ये अगर केंद्र सरकार ने किया तो मेरी आवाज तो बदलनी है ना। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री संपदा योजना है, पहले नहीं सुनती थी सरकारें, पहले की भाजपा क्या है, लेकिन आज के भाजपा क्या है, अब अंतर बताता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि रंग कोई भी पहना जा सकता, दिल के अंदर क्या है वो चलता है, दिमाग में क्या चलता है वो चलता है। संजय निषाद के दिल और में क्या है? मेरी टोपी ले लिया, टोपी लाओ भाई, टोपी लाओ राजेश, मेरी टोपी लाओ जल्दी, लाओ जल्दी कर। फिर संजय निषाद के दिल टोपी में लाओ, क्या है? आओ मेरे पास, आओ ना, टोपी ले आओ, आ जाओ। आ जाओ, अरे टोपी दे दो। टोपी लाओ राजेश, आ ले आओ। अभी जब मैं, ये सब लोग लेते रहते ना, अभी हम लोग धनाभाव में जी रहे हैं, तो अभी टोपी हमारे सर पर, हमारे लोगों के सर पर टोपी है, तो सेना तो हमारी है ना। अब देखिए, सर पर तो निषाद पार्टी है ना, शरीर पर कोई पार्टी रहे, सपा भी ढोए हैं, बसपा भी ढोए हैं, कांग्रेस को भी 70 साल से ढोए। सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। दिल इंतजार कर रहा गांव में, जिस दिन गांव जाएंगे उस दिन बताएंगे। इसलिए अभी आपने जब अपना स्थापना दिवस मनाया तो आपके सुर बदल गए। बहुत सारे आपके साथी भी कह रहे हैं कि संजय निषाद भी वही बीजेपी वाली भाषा बोलने लगे, पहले अकलियत की बात भी करते थे, आप कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों, हमारा जो मस्जिद बना रखा है निषाद राज के किले में, उसको आप अपने आप हटा लो। देखिए, जो कुछ जानती नहीं उसे जनता कहते हैं, और जो जान जाए उसका फायदा उठाए उसे नेता कहते हैं, और जो उसकी लड़ाई लड़े, संघर्ष करे और अपने जैसा लड़ने वाला सेना बनाए और सैनिक बनाए, राजनीतिक पॉलिटिकल फाइटर बनाए, उसे नेतृत्व करता कहते हैं। हमारे साथ षड्यंत्र और आपके किया है। साथी राजभर तो कहते हैं कि नेता दो मुंहा साफ होता है।
नहीं, अब उनकी बात तो अलग है, उसका जवाब वही दे सकते हैं, भैया बड़े कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन हम तो भाई निषाद राज के खून हैं, हमेशा मर्यादित भाषा आवश्यक है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भगवान राम के आत्म बाल सखा का खून डॉक्टर संजय हैं, इसलिए हमारी जो बोली भाषा आप शुरू में देखा होगा कि वही रही है कि अगर मेरे समाज के साथ शोषण करने वाला अगर है तो उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाया हूँ, मेरा दोस्त रहा तो दोस्त के हिसाब से आवाज़ उठाया हूँ। मैं इतने कहना चाहता हूँ कि सुर जो बदलने की बात की, ये बेसुध था मेरा समाज, अशिक्षित इनके कहते थे दारू पीने वाला है, पौआ पीने वाला, पायल लेने वाला, छैकल लेने वाला है, इधर उधर बहकाने पर बिक जाने वाला बिकाऊं पियाऊं है। लेकिन अपने को मैं गौरवान्वित हूं कि मेरा समुदाय हमारे बातों पर ट्रस्ट किया। देखो, जनप्रतिनिधि या नेतृत्वकर्ता का विश्वास है, हमारे समाज के लोगों ने हमें विश्वास के रूप में दिया, तो विश्वास किया तो उनके विश्वास के हिसाब से मैंने लड़ाई लड़ी, मछुआ कल्याण कोष की स्थापना करवा दिया। अब आज ही फोन आया था। वो वाली बात पूरी कर दीजिए मुझे, वो किले वाली जो बात है, ये क्या करके आपने आग लगा दी सियासत में? मैं उसी को बताने जा रहा था कि कोई नेतृत्व करता है, किसी के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा हो, उसे पता न चलता हो, और जिसे पता चल जाए उसकी लड़ाई लड़ने लगे, उससे नेतृत्व रिप्रेजेंटेटिव कर। मैं इनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ, वकील हूँ, एडवोकेट हूँ, तो मैं तो मोदी से कहूंगा ना कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद हटाया गया वैसे ही निषाद राज के किले से हटा दिया जाए। मोदी से बढ़िया कौन है मस्जिद हटाने वाला? आराम से हट गया। देखो, पहले खून खराबा हुआ, नहीं हटा, अब बुद्धि से हट गया, सरकार आई और जो है ठीक ढंग से हमारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दस्तावेज दिया, हट गया। तो मेरा भी दस्तावेज है कि वो निषाद राज का किला है। त्रेता में तो मुसलमान थे नहीं, त्रेता में मस्जिद था नहीं। भगवान राम जहाँ रात्रि विश्राम किए हों, जहाँ से निषाद राज गंगा पार किए हों, जहाँ से सेना देकर निषाद राज ने रावण राज खत्म किया हो, और भगवान के राम के सीने पर हरे रंग का वहाँ झंडा लहरेगा, मस्जिद बनेगा, वो हमारी विरासत है। दूसरे हरे रंग के झंडे में विरासत में थोड़ी रहेगी। आज के दिन में मैं तो अपील किया मुसलमान समाज से कि अगर आप मार्च में हमेशा निषाद राज का मेला लगता है, अगर निषाद मार्च तक नहीं हटाएंगे तो मेरे लोगों ने तय कर रखा है कि मार्च में हमारी जनता उसे हटाकर फेंक देगी और हमें मजबूरन जनता के साथ रहना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि आप कार सेवा करेंगे वहां पर, जैसे अयोध्या में हुआ था? नहीं, कार सेवा तो हमारे लोग कार सेवक ही हैं। 70 साल तो कांग्रेस की सेवा किया, सपा बसपा की सेवा किया, वो मेवा उठा ले गए, इनको जो है ठेका दिखा दिया। आज के दिन में मेरा कहने का मतलब है कि जब उस किले पर जय निषाद राज का झंडा था तो ये मछुआ समुदाय के लोग सुखी थे, ये देने वाले थे। जब अयोध्या में भगवान राम का जय निषाद राज का पहली कैबिनेट की बैठक हुई राज्याभिषेक के बाद, तो निषाद राज को याद किए थे। वो तो जंगल में लड़ाई लड़ रहे थे, निषाद राज राजनीति कर रहे थे, तो दोनों लोग एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। अगर निषाद राज और रघुकुल और निषाद राज कुल के लोग गुरुकुल में पढ़ते थे तो गुरुकुल में सुख देने का, सुख लोगों को हटाया जाता था। तो अगर जय श्री राम का झंडा यहाँ था और जय निषाद राज का वहाँ झंडा था और कलम चलाए भगवान राम निषाद राज ने, तो सुख करा जाया था। तो मेरा मामला कि जब तक भाई बाबरी मस्जिद हट गया हरे रंग का झंडा अयोध्या से, अगर जय निषाद राज के झंडे के जगह पर हरा रंग का झंडा रहेगा तब तक ये समाज दुखी रहेगा। तो मेरा मानना है कि हरे रंग का झंडा वहां से जिस दिन हट जाएगा उस दिन ही हमारे समाज को सुख मिल जाएगा। वो मेरी विरासत है। पर आप तो चैलेंज कर रहे हैं कि अगर मार्च तक नहीं हटाया तो आपके लोग जाकर के हटा देंगे। हमारे क्या लोग आप कानून का सहारा नहीं लेंगे? नहीं, कानून ही हटाएगा ना। जब एविडेंस मेरे पास है कि जब वो माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने वहां हेलीकॉप्टर उतारकर खुदाई कराई थी, तब तो हमारा जो आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट है वो 300 मीटर के अंदर का नक्शा बना रखा है जहां खुदाई हुआ निषाद राज का किला है। तो उसमें तो मस्जिद दर्ज नहीं है, वो जंगल था। तो जंगल में मस्जिद बना लेना है तो अवैध है ना। हम तो कहते हैं, इस्लाम धर्म कहता है जो विवादित जगह हो यहाँ इबादत करना गुनाह है, तो विवादित है उनके लिए ना। वो निषाद राज का किला है, मेरे पुरखों का विरासत है, वो हमारी है। जिसकी विरासत होती है वो हिरासत में न रहे, उनके मिलना चाहिए। तो हम उसको, मेरे लोग हर साल जाते हैं। 13 जनवरी 2013 को मैं संन्यास लिया था अपने वैभवशाली जीवन से, 47 वर्ष के, और उसी दिन संकल्प लिया था कि इस निषाद को खून को जगाऊंगा कि जहां भगवान राम रात्रि विश्राम किए थे, निषाद राज ने वहां बैठे, उनकी माता सुकेता थी। ये स्वर्ग भूमि है, हजारों लोग वहां लाशें जलाई जाती हैं। उसे पर्यटक स्थल घोषित कराया, 20 करोड़ 38 लाख
हम तो धन्यवाद दूंगा हम अपनी सरकार को कि राम मंदिर तो बन रहा है, निषाद राज के किले को बनाने के लिए हमारी सरकार ने 20 करोड़ 38 लाख रुपए देकर किला बनाने का अगर शासनादेश जारी हो गया है, बजट जारी हो गया, तो मस्जिद हटेगा तभी तो निषाद राज का किला बनेगा। और आप तो हिंदुत्व के रंग में रंग गए हैं, लेकिन आपके एक पुराने साथी थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, वो ओबीसी की पॉलिटिक्स को और दलित पॉलिटिक्स को लेकर के बहुत पहले से जागरूक रहे हैं। वो कहते हैं हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। देखिए, कहते हैं हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। उन्हें कहते हैं कि लोकतंत्र में जो है एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी। 26 जनवरी 1950 से पहले ये था कि द अपर कास्ट इज द चूजन बाय गॉड, ये मैसेज था, एक सोच थी, एक समाज में मैसेज था। लेकिन संविधान लागू होने के बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली दिसंबर 1950 को मीटिंग की, 1 जनवरी 1950 को 31 दिसंबर की रात को गए थे, 1 जनवरी को मीटिंग किया था, तो 1 जनवरी मीटिंग जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी उसमें उन्होंने कहा था कि टुडे वी आर चूजन बाय गॉड बट आफ्टर देन 26 जनवरी 1950 यू आर नॉट चूजन बाय गॉड, यू आर चूजन बाय पब्लिक। अगर आप भगवान के चुने, अगर आज भगवान के चुने आदमी नजर आ रहे हो, लेकिन संविधान लागू होने के बाद पब्लिक चुनेगी तब। आज पब्लिक जिसे चुने रही है बड़ा है, पब्लिक डॉक्टर संजय को चुना, हम बड़े हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य को पब्लिक चुनी थी, बड़े हैं। अब ऐसा कर दिया कि पब्लिक कहती नहीं इन्हें नहीं चुनेंगे, तो जब पब्लिक नहीं चुन रही हो, नीचे जा रहे हैं, तो उसमें दूसरे जाति का देश का कौन दोष है? हम लोग राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र के लिए लड़ते हैं। हमारे पुरखों ने लड़ा राष्ट्र के लिए, निषादों ने लड़ा, अंग्रेजों को मार मार के नदियों में काट कर भगाया था, तब देश को आजाद कराया था। ये हमारा समुदाय मार्शल कौम है। आज के दिन में भगवान राम कि उस रामायण के सहारे हमारा निषाद राज का किला है। राम के भक्त हैं निषाद राज। अगर भगवान राम का अपमान अगर कर रहा है तो निषाद का अपमान कर रहा है। और निषाद गांव में एकदम तैयार है, एक एक निषाद तैयार है कि जिस दिन स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे निषादों के गांव में आएंगे तो उनका सूरत बदल जाएगा और उनको भगा के देख लेंगे और उनको फिर से खत्म कर देंगे। कोई एक वोट पाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि भगवान राम। लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, तो सियासत तीखी क्यों हो जा रही है? मैं दोनों तरफ से देख रहा हूँ, बयानों को लेकर भी बड़ी तीक्ष्णता है, और ये वाली जो बात कही जा रही है, आप कह रहे हैं कि आप उनको नहीं घुसने देंगे, वहां बहुत सारे लोग कह रहे हैं, जैसे ओम प्रकाश राजभर को लेकर के अभी दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंकी गई, स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता चला। क्या इस तरह की सियासत, इस तरह की परंपरा आगे बढ़ेगी? ये जो बयान दे रहे हैं ना, ये जो जिसका आप नाम ले रहे हैं, तो नाम लेना भी अधर्मी का नाम लेना ठीक नहीं है। तो जिनको आप कह रहे हैं बयान दे रहे हैं, वो बयान नहीं दे रहे हैं, वो बयाना लिए हैं कि समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाएंगे। ऐसे बोलते रहेंगे, अपने आप समाजवादी पार्टी समाप्त हो जाएगी। अब बयाना किससे लिए, सबको जग जाहिर है। बहुजन समाज पार्टी में ट्रेनिंग लिए हैं और बहुजन समाज पार्टी से बयाना लिए, वहां रस खाए 5 साल। भारतीय जनता पार्टी में आए, रस तब तक खाए 5 साल, जब तक रस था तब तक जय श्री राम का नारा लगाते थे, और यही सारे लोग अपर कास्ट के लोग उनके मित्र थे। अब बयाना लिए थे लेकिन भाजपा का कुछ कर नहीं पाए, ऐसे मौके पर भागे वहां से कि सोचे कि सब भाग जाएंगे, अकेले रह गए। समाज तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ रही। अब बयाना लिए हैं समाजवादी पार्टी को समाप्त करने का कि सपा समाप्त होगी तो बसपा खड़ी होगी, तो वो तो बस सपा को सोचना है ना, अखिलेश जी को सोचना है कि हम कौन से धर्म में हैं। अब तो अखिलेश जी को, माननीय अखिलेश जी को बयान देना पड़ेगा कि माननीय मुलायम से जब उनका नाम लिखाने गए थे स्कूल में, तो धर्म के कॉलम में क्या लिखे थे? उन्होंने क्रिश्चियन लिखा था, मुसलमान। उनकी पत्नी तो कह रही है कि भाई हम हिंदुत्व का पालन करते हैं, हम सनातन धर्मी हैं, लेकिन ये जो दोनों तरफ के तीर चल रहे हैं, ये क्या एक तरफ दलित वोट, एक तरफ वो पिछड़ों का जो वोट है उसको अपने पाले में लेने की कवायद है, और दूसरी तरफ आपको टारगेट करने की भी है, क्योंकि वो जानते हैं कि धर्म की सियासत में वो बीजेपी के टर्फ पर कहीं ना कहीं पिछड़ सकते हैं। अरे पिछड़े कैसे हैं? जब किसी का उजाड़ लेंगे कानून बनाकर, जब क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार अंग्रेजों ने 12 अक्टूबर 1871 को 578 जातियों से को कह दिया कि जनजात अपराधी हैं, इन्हें कानून बनाकर जेल में डाल दो, तो जो 578 जातियां, 193 जातियां उत्तर प्रदेश में हैं, तो पिछड़े नहीं रहेंगे। हम तो पिछड़े हैं। 5 साल 16 दिन बाद गुलाम आजाद हुए हैं। तो जब अंग्रेजों ने गुलाम बनाए, कानून बना के उजाड़ा, मुगलों ने उजाड़ा, तो जो उजड़े लोग हैं वो तो पिछड़े और बिछड़े रहेंगे। उनको बसाने के लिए आगे आना पड़ेगा, संविधान ही उन्हें आगे ले आएगा।
पिछड़ों को ये जो वोट है, पिछड़ों के नाम राजनीति करने से नहीं होगा। जब पिछड़ों में डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस बनेंगे, यही सपा और बसपा दलितों पिछड़ों के नाम पर राजनीति की और 2004 से 2014 तक केंद्र की सरकार चल रही थी, तो पिछड़ा वर्ग आयोग क्यों नहीं बनवाए भाई माननीय मुलायम सिंह ने? वो जानते थे कि अगर हमारे पिछड़ों में आईएएस, पीसीएस बन जाएंगे तो सब लोग जाग जाएंगे, सब लोग अपना हिस्सा मांगने लगेंगे। पिछड़ा वो वर्ग कह रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना की बात तो कर हम रहे कह हैं। रहे हैं गिनती जब वो सत्ता में थे क्यों नहीं कराए? हम तो गिनती के लिए गए थे तो हमें गोली दे दिया, हमें बंदूक से मार दिया, 302 को मुलजिम बना दिया। पहले गिनती कराने के लिए हम गए थे ना। गिनती कैसी होनी चाहिए? जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मुताबिक, जो हमारा सेंसस मैनुअल 1961 है, उसमें हम 70 लाख थे और 70 लाख में तब थे। और जब गिनती हो गई आज पिछला 2011 में, तो 7000 कर दिया। तो जब हमारी गिनती मारने वाला हो गया तो हमने कहा अखिलेश जी और सपा बसपा कांग्रेस को हटाओ, नहीं तो गिनती में निषादों को मारते रहेंगे, हम अधिकारों से छटते रहेंगे। लेकिन अभी मैं घोसी और मैं उपचुनाव में भी गया था, आप भी अभी गए थे चुनाव में। वहाँ शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, पूरा यादव परिवार, आज तो अखिलेश यादव भी वहां गए हैं। ये कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं, चाहे आपकी पार्टी हो, राजभर की पार्टी हो या दारा सिंह चौहान, ये कह रहे हैं कि पब्लिक को ये फैसला करना है कि वो दगाबाजों के साथ, धोखेबाजों के साथ आती है, जो उनका वोट लेकर के और अपना वोट बेच देते हैं एनडीए, बीजेपी को। ये आरोप लगा रहे हैं वो लगातार आप लोगों पर। वो बड़े नेता हैं, पिछड़ों के नेता कहे जाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं और 5 बार सपा की सत्ता रही है, 5 बार मुख्यमंत्री रही है सपा समाजवादी पार्टी। तो आज के दिन में उन्हें 5 बार में जो काम किया था पिछड़ों के नाम, दलितों के नाम, 5 साल से क्या किया था? 5 बार सत्ता रही तो सत्ता आती थी, दलितों की पिटाई होती थी और जो उनका यादव समाज था वो अपर कास्ट बनकर किस तरीके से, मतलब जब साइकिल की सत्ता आई तो उनके माँ के कोख से, पहले उनके माँ जब साइकिल नहीं बनी थी तब तक समाजवादी पार्टी, पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ मिल्कमैन नहीं मुलायम सिंह पैदा हुए थे, तब तक उनके माँ के कोख से हरवा चरवा पैदा होते थे। और जब तक पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ जो है लेदरमैन नहीं पैदा होते थे, तब तक उनकी माँ के कोख से हरवा पैदा होते थे। लेकिन जब उनकी हाथी और साइकिल बन गई और हम पिछड़ों का वोट ले लिया तो आज के दिन में साइकिल बटन सबने दबा दिया, तो उनकी माँ के कोख से जो है कलम चलाने वाले पैदा हो गए। भाई चरवाह से जो है कलम चलाने वाले पैदा हो गए और थाना चलाने वाले, जिला चलाने वाले सब अधिकारी कर्मचारी पैदा हो गए। पर ये आरोप तो वो लोग आप लोगों पर भी लगा रहे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ तो और जातियों के लोगों की माँ के कोख से क्यों नहीं पैदा हुए? तो बोले ना कि मैंने इतने राजभर के बच्चों को डीएम बनाया हूँ, एसडीएम बनाया हूँ, तहसीलदार बनाया हूँ, दरोगा बनाया, इतना सिपाही बनाया। अरे लिस्ट किसकी जाती थी, कैसे जाते थे? हमारे लोगों को शौचालय की तरफ ध्यान दिलवाते थे और वो लोग सचिवालय में कलम चलाते थे। आज के दिन मैं यही कह रहा हूँ, वो जवाब मांग रहा घोषी कि कितने निषाद के बेटे को नौकरी दिया भाई, 5 बार आपकी सत्ता रही, कितने राजभर को दिया, तेली बढ़ाई लोहार कहार पाल गणरी केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार के बेटे को कितना आपने मंत्री बनाया था। आना है, टैक्स से रुपया आना, उसको लेना और देना है। तो इनका तो एक ही उद्देश्य था कि राजनीति करो, बजट पर कब्जा करो। बजट पर जिसका कब्जा होगा, नौकरी पर कब्जा हो गया। तो हाथी साइकिल। एक चीज बताइए, ये तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी भी आप लोगों को क्या दे रही है? आपके पास एक वो मत्स्य पालन का विभाग है, अगर राजभर भी मंत्री बन गए, पिछली बार भी मंत्री थे, तो उनके पास विकलांग कल्याण था या पिछड़ा वर्ग कल्याण था। न बजट है, न योजना है, न बहुत सारा ऐसा लोगों का भला कर पाने का उसमें कॉन्सेप्ट है। करेंगे कैसे भला, कैसे जोड़ेंगे, कैसे नौकरी दिलाएंगे अपने समाज के लोगों को आप? जितना पसीना निकलता है उतना ही पावर मिलता है। अगर हमने केवल अभी 50 जिलों में हमने संगठन खड़ा किया, जिले में अभी हम जिले का केवल संगठन खड़ा हुआ तो हमें इतना मिला। क्या मिला? लोकसभा में इंजीनियर प्रवीण निषाद हैं, राज्यसभा में अभी बाबूराम निषाद हैं, विधान परिषद में डॉक्टर संजय निषाद हैं, विधानसभा में हमारे 11 विधायक हैं, मंत्रिमंडल में डॉक्टर संजय हैं, बजट में हिस्सा आ गया, हमारे मछुआ कल्याण कोष की आ गई, हमारे पास मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राजबोट योजना है, अब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री संपदा योजना है, उसमें दुर्घटना बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड है। तो अभी शुरुआत है। अब जिस दिन हमारा संगठन ब्लॉक पे चला जाएगा तो इसका दुगुना इन्हें मिलेगा। हमारा संगठन जिस दिन गांव में चला जाएगा उस दिन और ज्यादा मिलेगा। अभी तो शुरू किया है। 9 साल बेमिसाल, 9 साल मेरे
भाजपा का है तो 9 साल निषाद पार्टी का 8 साल हुआ, 9 साल हमें संगठन बनाते हुआ कि आप देखो कि किले को कैसा हो गया। सब जान गए ना, पहले कहते थे नाव वाले हैं, ये जो है पौआ वाले हैं, किस तरीके का लेवल। अब कहते हैं चुनाव वाले हैं, जहां निषाद उतर जाते हैं, जहां ये लाल टोपी वाले जय निषाद वाले उतर जाते हैं, वहां अपने आप जीत हो जाती है। मतलब जहां जिस नाव में निषाद बैठता है उसे कभी डूबने नहीं देता है। अब इन लोगों ने क्या किया मालूम है? इन लोगों ने क्या किया, सपा आई, सपा ने धोखा दिया, बसपा ने धोखा दिया, कांग्रेस ने धोखा दिया। अब कम से कम मोदी जैसे इससे पहले किसी नेता को कभी जिता के ले जाते थे कुर्ता पहनाकर, पिछली सीट पर बैठाते थे। अब निषाद पार्टी अगली सीट पर बैठकर वकालत करती है। मोदी जी हमसे हाल चाल लेते हैं। जिस समाज का आवाज, जिस समाज के वकील को मोदी और अमित शाह जब पहुंचा दिया जाए, इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है। और उस पर काम हो रहा है, ऐसे थोड़ी योजना बन रही है। और आरक्षण के मुद्दे भी हमने मोदी और योगी तक पहुंचा दिया। मैं वकील हूँ, वकालत कर रहा हूं और निश्चित रूप से संविधान में मिला हक मिलेगा। जिस तरीके से उत्तराखंड में उन्होंने कहा कि मझवार शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है, सूची लग गया, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में एक समय आने दीजिए, मझवार जाति नहीं जातियों का समूह है, ये हो जाएगा। आज के दिन में आश्वानित मेरा समाज हमारे ऊपर विश्वास कर रहा है, ट्रस्ट कर रहा है। हम अपने को गौरवान्वित है कि हम लोग घर भर मिलकर एक परिवार बनाए हैं। हमने कम से कम 3000 लड़के रोज काम करते हैं। जय निषाद राज का झंडा घर घर पहुंच रहा है। भगवान राम और निषाद राज का गले लगे मूर्ति फोटो घर घर पहुंच रहा है। स्वर्ग भूमि की मिट्टी जो है एक पैकेट में जा रहा है, वो चंदन लगा रहा है। हम अपने लोगों की सोच बदल रहे हैं। केवटा मल्लावा पहले नीच जात कहे जाते थे, मैंने उससे कहा भाई तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी पैदा कर दी गई है कि तुम पिछला जन्म खराब था इसलिए तुम नीचे घर में आ गए। बड़े लोगों का जब अच्छा कर्म था तो अच्छा हो गए, उनकी सेवा करेंगे तो उनके घर में जन्म हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं, जन्म निषाद राज का खून है, निषाद राज के घर में जन्म हुआ। तो इनकी सोच बदली है और सोच से ही शक्ति आती है। कहते हैं कि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति होती है, जागृति से सोच विकसित होती है और सोच से संगठन बनता है और संगठन से शक्ति होती है और सत्ता में परिवर्तन होता है। तो आप देखिए सत्ता में परिवर्तन शुरू हो गया है। हाथी साइकिल पंजा पहली बार मैं जब चुनाव लड़ा 2014 में तो हाथी और पंजा साफ और साइकिल हाफ हो गई और भाजपा माफ हो गई। और 2017 में चुनाव लड़ा तो सब साफ हो गए और भाजपा देखो पावर में आ गई। और जब मैं 2018 आया 2019 में सपा बसपा एक भी हो गए, फिर भी देखो साइकिल और हाथ क्या हो गया, साफ हो गए और भाजपा हमारे साथ हो गई। तो भाजपा हम लोग साथ है, एनडीए मिलकर हम लोग सभी समस्याओं का समाधान करेंगे, इसलिए मिले। एक बात आपके अंदाज को लेकर के होती है कि भाई बहुत गजब का अंदाज है संजय निषाद का। और कमोबेश एक जमाने में जब मिशनरी पॉलिटिक्स शुरू हुई थी और जिस तरह काशीराम का हुआ करता था, कुछ ऐसा स्केच जो है वो संजय निषाद अडॉप्ट करते हैं और इसीलिए आपके वीडियोस खूब वायरल होते हैं। पिछली बार भी मैंने आपसे पूछा था तो उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा कि वो आपके आरती उतारते या आपके हाथ पैर दबाते वीडियोस वायरल करते हैं लोग, वो जानबूझ के वायरल होते हैं या फिर आप जो है गलती से हो जाते हैं। एक तो वो, दूसरा अभी आपका एक और वीडियो वायरल था जिसमें आप किसी अधिकारी को हड़का रहे थे, वो कुछ मत्स्य विभाग का मामला था और आप कह रहे थे कि मैं आकर के वहीं ठीक कर दूंगा। तो ये वाला अंदाज भी जो है वो आपका काशीराम की याद दिलाता है, ऐसा आपके लोग कहते हैं। देखिए जो इसके साथ रहेगा उसका गुण तो आएगा ना। कांसीराम के साथ 11 साल 8 महीने उनके मिशन पर काम किया और उन्होंने कहा था कि जो माँ बाप का सांवले है तो बेटा भी सांवला होता है। अगर माँ बाप कमजोर हैं तो बेटा भी कमजोर होगा, समाज कमजोर रहेगा तो नेता भी कमजोर होगा। अगर समाज बिकाऊ पियाऊ रहेगा तो नेता भी ऐसा रहेगा। समाज सही कर दो तो निश्चित रूप से नेता भी ऐसा आ जाएगा। मैं जो आप कह रहे हैं कि कांसीराम साहब ये कहते थे कि जिस समाज के लोग सोए हों तो नेता को जगना पड़ेगा, नेता को लड़ना पड़ेगा, जो बात सही उसे बताना पड़ेगा। आज पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन, पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ मिल्कमैन कांसीराम हुए, तो आज देखिए उनके समाज के लोगों को संवैधानिक सुरक्षा मिली। आज के दिन में वो हीरो है। उनके समाज को कोई रे नहीं बोल पाएगा, उनकी जमीन नहीं ले पाएगा, उनको कोई सताएगा नहीं, उनको कोई हरवाई नहीं कराएगा, उनकी नौकरी पर उनके हिस्से कोई कब्जा नहीं कर पाएगा। अनुसूचित जाति आयोग है, लेदर में पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ मिल्कमैन हो गए। देखिए यादव समाज किस तरीके से हरा भरा हो गया, हर क्षेत्र में अपनी संख्या से 100 गुना ज्यादा कब्जा कर लिया। तो पॉलिटिकल गॉडफादर आप अगर हमें
फिशरमैन चुना लोगों ने 14 देशों के लोग। कोरोना में हम जो है सबको लिए खोले थे, तो पता चला कि एक और गॉडफादर आजकल बनते हैं, वो बिहार वाले मुकेश साहनी। नहीं, वो भी अपने आप को- उनका नहीं कि उनका नाम है कि वो मुल्ला के पुत्र बनना चाहते हैं। अरे ऊपर अल्लाह नीचे मल्ला, अब वो सल्लाह हो ही नहीं सकता है। बात समझ रहे हैं? तो ये कहाँ उड़ जाएगा। मेरे कहने का मतलब हम राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक व्यक्ति से ही समस्याओं का समाधान होगा। हम लोग कोई नेता नहीं है कि हमें टिकट मिल जाए, हमें सीट मिल जाए। बिहार की दशा कैसी है, किस तरीके से ट्रेन में जाते हैं, उसमें 40% निषाद होते हैं। सबसे ज्यादा गरीबी बिहार में है, सबसे ज्यादा निषाद गरीब बिहार में है। अब बिहार में क्या हुआ भाई, राजनीति में जब किसी सदन में आवाज उठेगी तो उसके समस्याओं का समाधान होगा। सदन में जब ये गए तो इस्तीफा दे दिए, अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया उन्होंने और भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। 18 महीने के एमएलसी बन गए, मंत्री बन गए, 18 महीने बाद हो गए। मैं निषाद पार्टी का बेटा हूं, मछुआ समुदाय का। निर्मल इंडियन शोषित हमारा आमदन है, कभी विलय नहीं होगा। अगर हमारी जरूरत है अपने रखिए, न मैं अपनी पार्टी का एमएलसी बनूंगा और अपनी पार्टी के कोटे से एमएलसी बना, अपनी पार्टी के कोटे से 15 सीटें लिया, 11 विधायक बनाया, अपनी पार्टी के कोटे से मैं मंत्रिमंडल में हूं और निषाद पार्टी का झंडा दोनों विधान परिषद और विधानसभा में गड़ा है। 2024 में निषाद पार्टी का झंडा दिल्ली के लोकसभा में भी गड़ेगा। यह है आज के दिन में पूरे देश। नहीं, पर ये भोजन वाली थाली होगी, कमल का फूल होगा। देखिए मोदी जी को जो न्योता दिया था उसमें एक पार्टी निषाद पार्टी थी। इसके मतलब मछुआ समुदाय का जो लीडर है वो निषाद पार्टी और डॉक्टर संजय। भोजन भरी थाली ही कमल है, कमल ही भोजन भरी थाली है। हमें सांप मारना है, रावण को मारना है तो तीर तो किसी का लेके मारना पड़ेगा। अगर हमें आप तो रावण कहे किसको रहे? मैं कह रहा हूँ आप रावण कहे किसको रहे? रावण उनको कहते हैं जो सुख छीने, किसी का हिस्सा छीने, किसी का नौकरी छीने और भेदभाव करे, उसे रावण कहते हैं। भाई आपने पर देखा शिवसेना वाले, अकाली दल वाले, जेडीयू वाले, ये सब के सब, तृणमूल वाले सब कहते हैं कि बीजेपी वाले जो है जिसके साथ जाते हैं उसको खत्म कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। 25 साल से गठबंधन चल रहा है और 25 साल का लंबा इतिहास है गठबंधन का। दूसरी पार्टी देख वो ले। 25 साल पुराने ही साथी थे, अब छोड़ करके गए। नहीं नहीं, वो तो फिर आते हैं। देखो राजभर भैया छोड़ के गए थे, आ गए, समय आने दीजिए, वो भी छोड़ के गए, फिर आ जाएंगे। वो तो थोड़ा इधर उधर मस्ती मारने जाते हैं और जब फिर पता चला खुशकी हो जाती है तो भाग के आ जाते हैं। मैं जो कहना चाहता था आपसे कि जो ये हमारी रणनीति है चुनाव जीतने के, 2019 में सपा बसपा एक हो गई थी। हमें धोखा दिया 2018 के चुनाव में। हम सपा बसपा 2017 में समाप्त हो गई थी, मोदी ने खत्म कर दिया था। गोरखपुर के उपचुनाव में हम लोगों ने सपा का साथ लिया, बसपा, पीस पार्टी, निषाद पार्टी, 4 के संयुक्त उम्मीदवार इंजीनियर प्रवीण निषाद थे। लेकिन जीतने के बाद सपा वालों ने कहा कि नहीं, ये साइकिल वाले सांसद हैं, ये साइकिल वाले सांसद हैं। तो पता चला आवाज उठाने लगे निषाद पार्टी का सांसद इंजीनियर प्रवीण निषाद दिल्ली में। तो सपा वालों को लगा कि नहीं, ये तो निषाद की आवाज उठेगा तो निषाद का हिस्सा हमें देना पड़ेगा जो हम लोग खा रहे हैं, तो इसलिए आप टिकट कहते नहीं हैं कि दिया। अखिलेश यादव ने आपको धोखा दिया, वो कहते हैं कि आपने जो है उनको धोखा दिया, बीजेपी के पाले में चले गए। मैं कह रहा हूं कि उन्होंने अपने घर भर का टिकट जारी कर दिया सफाई के लोगों का। तो 2 मुख्यमंत्री जो हराए थे, यहाँ गोरखपुर में फूलपुर, कैराना, नूरपुर, चारों जीते थे। तो हम तो मान लीजिए पार्टी के उनके विरोधी हो सकते हैं, लेकिन फूलपुर में नागेंद्र पटेल वो पिछड़े का नेता था जो मुख्यमंत्री को हराया था, उसका टिकट क्यों काट दिया? इनको युवा नहीं चाहिए, पिछड़ा नेता कोई बढ़ने न दे, ये उनकी सोच है। हम कहते हैं उनके घर भर का टिकट दे दिया। अंतिम चरण 23 दिन बचा था तो हम लोगों का टिकट क्यों नहीं घोषित? मौर्य जी को तो खुला छोड़ रखा है उन्होंने, वो तो बयान पे बयान दिए जा रहे हैं, उनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। हमने कहा ना, वो बयाना लिए हैं ना, अब उनको पता नहीं है। वो तो सपा समाजवादी पार्टी कुछ दिन बाद पता चलेगा, इसी इलेक्शन में पता चलेगा। मुसलमान के खिलाफ सारे लोग वोट दे देंगे। हिंदू धर्म को बाहर बोलने के बाद जहां मुसलमान है 1 लाख, तो बाकी तो 3 लाख हिंदू है ना वहाँ। तो आप कह रहे हैं कि अरे अखिलेश जी अब बयान पूछेंगे ना घोषी में कि भाई मुसलमान के सामने ये कौन लोग हैं, ये हिंदू हैं कि कौन सा चीज है, क्रिश्चियन है, बोलना पड़ेगा अखिलेश जी का। आप कह रहे हैं हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करके एनडीए या बीजेपी? नहीं, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स नहीं है, ये हमारी भारतीय संस्कृति की पॉलिटिक्स है। हम कहते हैं क्या कृष्ण जो है क्या क्रिश्चियन थे, कृष्ण जो है क्या मुसलमान थे? ये तो बताएं कम से कम। अखिलेश जी रघुवंशी हैं,
अगर हम कृष्ण की जन्मभूमि पर मुसलमानों का कब्जा हटा रहे हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अखिलेश जी को तो साथ देना है। हमको लगता है कुछ दिन बाद समाजवादी पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएगी, और जिस दिन सारे यादव जान जाएंगे कि कृष्ण की भूमि कब्जा किया मुसलमानों ने और उसे मुक्ति भारतीय जनता पार्टी करा रही है, तो धीरे धीरे सारे यादव आ रहे हैं। यदुवंशियों का चिन्ह, यदुवंशियों का जो प्रतिभा जो है, इतिहास है हमारा जो है मथुरा में, उसको हम छुड़ा रहे हैं ना। यदुवंशी का अखिलेश जी तो अपना इतिहास गंवा रहे हैं। हम कहते हैं यही देख लीजिए सुहेल देव राजभर को, इस बहराइच का नाम क्या था? बहराइच में आला गाजी ने यहाँ लड़ाई लड़ा और कत्ल किया, यहाँ तलवार से लोगों को धर्म बदल दिया। तो आला गाजी के लिए गाजी मियाँ का मेला लगता था। ये कौन सा शहर है भाई, गाजी मियाँ का है? पूरा ट्रेन भर के आते थे, ट्रक भर के आते थे, पैदल आते थे। पब्लिक जो है पागल बनी थी मियाँ बाली मियाँ के चक्कर में। लेकिन जब इतिहास हमारी सरकार ने सुहेल देव राजभर, सुहेल देव का मूर्ति लगाया और सुहेल देव का जो है इतिहास बनाया, आज के दिन में मेडिकल कॉलेज खोला सुहेल देव के समाज को। राजभर अकेले थोड़ी, सुहेल देव अकेले थोड़ी लड़े थे, तो सबके राजा थे। तो आज के दिन में जो राजा हमारी अस्मिता को, हमारी भारतीय राष्ट्रवाद के लिए लड़ाई लड़ा हो, उस इतिहास को भारतीय जनता पार्टी आगे और खड़ा और बड़ा कर रहा हो और मुसलमान उसका विरोध कर रहा है, तो ये तो तय समाज करता है कि मुसलमान के साथ कौन रहेगा और जो है इस देश के इतिहास के साथ कौन रहेगा। आज के दिन में आला गाजी आप कह रहे हैं जो मुसलमान के साथ है वो देश के इतिहास के साथ नहीं है, और निश्चित रूप से अब आला गाजी, अब इसका बाले मियाँ का इतिहास आगे बढ़ाना है कि सुहेल देव राजभर का। तो हमको लगता है कि मुसलमान को छोड़कर सारे लोग कहेंगे नहीं, ये जो है हमारे सुहेल देव और ये लड़ाई लड़ा है, राष्ट्रवाद की लड़ाई लड़ा है और राष्ट्रवाद हमारा आगे रहेगा। और इस समय राष्ट्रवादी ही लोग आगे रहेंगे, ये जातवादी लोग खत्म हो जाएंगे। डॉक्टर संजय राष्ट्रवादी हैं, लेकिन जाति को इसलिए है कि इस जाति ने राष्ट्र की लड़ाई लड़ा है, कानून बना के उजाड़ा गया है। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50 के रिपोर्ट के अनुसार हमें 74 प्रकार की व्यवस्था मिलना चाहिए। हमने देश को आजाद कराया है। 193 जातियां आज रोड पर घूमती हैं, उनका ठेला देखिए तो उसमें राणा प्रताप का चिन्ह है। वो इतने कहते हैं ना कि मेरे बाप ने राणा प्रताप को हथियार बना के दिया था, अब मुगलों ने हमें उजाड़ा था और हम रोड पर घूम रहे हैं। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को, सपा बसपा को, कि 70 साल हो गया, 60 साल इनकी सरकार रही, उस फाइल को कूड़ेदान में डाल दिया और कि ये पाइपलाइन में है, पॉलीथीन में है, सड़क पर है। मंत्री जी, आप ये बात कह रहे हैं इतिहास को लेकर के, लेकिन जो लोग सवाल पूछ रहे हैं और बहुत सारे लोग जो आज पीड़ित हैं इस बात से कि लंबे समय से सरकार है आपकी, 6 साल यूपी में और 9 साल दिल्ली में, बेरोजगारी का सबब बड़े पैमाने पर कहा गया। दूसरा जो महंगाई का सबब है, उससे तो गरीब भी उससे रूबरू हो रहा है, आम आदमी भी, मध्यम वर्ग भी रूबरू हो रहा है। इस पर नियंत्रण क्यों नहीं कर पा रही है सरकार? ये सवाल है लोगों के मन में। जैसा पेड़ लगाएंगे वैसा फल पाएंगे। हमारा सोने की चिड़िया भारत थी, तब हम दुनिया को खिलाते जिलाते थे। हम नहीं कह रहे हैं। जस्टिस ऑफ इंडिया नामक बुक लिखा अमर सेन ने, जो नोबेल प्राइज है, उन्होंने लिखा जब राम राज था, 2000 वर्ष पहले भगवान राम निषाद राज का राज था, तो हमारी जीडीपी ग्रोथ 33.5 थी और हम दुनिया को खिलाते और जिलाते थे। आज के दिन में मुगल आए, तलवार के बदौलत हमारे लोगों का धर्म बदल दिया। जब हमारा झंडा था, जब जय निषाद राज भगवान राम जय श्री राम का झंडा था, तो हम 30 गुना अमीर थे। मुगलों का झंडा आ गया, 750 वर्ष राज किया, हमारी हत्याएं किया, तो हमारी जीडीपी ग्रोथ घट गया, 10 गुना कम हो गए, मतलब 10 गुना 750 वर्ष में लूट गए। आज के दिन में जब अंग्रेज आए तो 20 गुना वो गरीब थे, हम 20 गुना अमीर थे। 1 रुपए का बिस्कुट 20 पाउंड में लेना पड़ता था। भारत जब भागने लगे अंग्रेज 1947 में, तो 1 रुपए का बिस्कुट उन्हें 1 पाउंड में पाने लगे। आज मैं इंग्लैंड गया था, स्कॉटलैंड गया था और देशों में गया, वहां देखो 1 रुपए का बिस्कुट हमें 100 पाउंड में, 1 पाउंड का बिस्कुट 100 रुपए में लेना था। मतलब वो 100 गुना अमीर हो गए, हम 100 गुना गरीब। हमसे 20 साल बाद जापान आजाद हुआ, हमसे 20 गुना अमीर हो गया। मैं कहता हूं ये पॉलिसी से अमीरी गरीबी होती है। आज अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, तो मोदी जी ने अर्थव्यवस्था को गायब हो गई थी 10वें नंबर से 5वें नंबर पर लाया गया है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। दुनिया में 20 अमीर देशों में भारत भी है। महंगाई पर आ रहा हूं। महंगाई ये विश्व की समस्या है। कोरोना आएगा, दैविक आपदा आएगी, महंगाई आएगा, हमें व्यवस्था देने में परेशानी होती है। 80 करोड़ लोग जिस देश में
पहला जब देश आजाद हुआ पंचवर्षीय योजना बनी तो 7 करोड़ गरीब थे। काहे नहीं कांग्रेस कहती है, केवल 7 करोड़ गरीब थे। आज जब दूसरी पंचवर्षीय योजना बनी तो 11 करोड़ गरीब हो गए। तीसरी पंचवर्षीय योजना बनी तो 21 करोड़ हो गए। चौथी बनी तो 27 करोड़ हो गए। कौन सी योजना बन रही थी? आज पहली बार है कि दुनिया के लोगों ने सर्वे किया है, 14% भारत की गरीबी घटी है। हम लोग भारतवासी गर्व से कह सकते हैं कि हमारी सरकार अब दुनिया में आगे जा रही है और दुनिया के लोग पीछे चलना शुरू होंगे। वो समय चाहिए, समय बताएगा। हम लोगों ने 39 पार्टियों ने तय किया है। नहीं, पर ये जो बात मैं पूछ रहा था, आप जवाब तो महंगाई पर दे रहे थे, ये एक बात का जवाब बार बार एनडीए के साथियों से आता है और मुझे लगता है वो सीधे इस सवाल का जवाब नहीं देते, इतिहास में बार बार जाते हैं। मैं वर्तमान की इसीलिए बात कर रहा था कि 9 साल आपकी दिल्ली की सरकार, 6 साल आपकी यूपी की सरकार, जब महंगाई का सवाल होगा तो इतिहास में क्यों जाएंगे? 200 साल 500 साल पहले के इतिहास पर क्यों बात करें? अब सोचिए, इस गरीबी को कौन बढ़ाया? इतिहास तो बताना पड़ेगा ना। मुगलों अंग्रेजों ने बढ़ाया, गरीबी कौन बढ़ाया? पिछली सरकारों ने नीति खराब बनाई, हमारा हिस्सा लूट लिया, वर्ग 3 की जमीन लूट लिया, रोजी रोटी लूट लिया। अरे भाई, जब आप एक 18% आबादी देश की लड़ने वाली है, 578 जातियां जो उजड़ी हुई हैं, ऐसे लोगों को आप घुमाओगे तो कैसे गरीबी नहीं? उनको हाथ रोजगार चाहिए था ना। मैं जो आपसे कह रहा था कि जब भी कोरोना हुआ था तो दिल्ली बम्बई से कितने लोग आ रहे थे, लेकिन जा कितने रोक रहे हैं? आप आने वाली संख्या देखा होगा आपने, बसों से आप ही सड़क जाम थी, सड़क पर आए, जाने वालों की संख्या देख लीजिए। हम लोगों ने रोजगार देकर रोक लिया, आज के दिन में हमने सम्मान निधि देकर रोक लिया, श्रम विश्वकर्मा जो हमने योजना बनाकर लिख दिया, खिलाड़ी के माध्यम से हो गया। हर जाति, हर धर्म, हर योजना। मैंने खुद 270 करोड़ रुपया अपने लोगों को रोजगार के लिए मछली पालन में दिया है, 10 करोड़ योगी जी ने दिया है, 5 करोड़ रुपया, 7 करोड़ हमारे मछुआ का नाम है निषाद। तो जब हम सहायता देंगे तो नौकरी को ही लोग रोजगार समझते हैं, नौकरी नहीं मिला तो उसे बेरोजगार समझते हैं। ये फार्मूला नहीं चलेगा। वादा तो आप ही लोगों ने किया था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। अरे यार, रोजगार तो है, तभी तो वापस नहीं जा रहे दिल्ली भाई वाले। वो रो रहे थे, कह रहे थे कि साहब जहाज से भेजना पड़ा, कहे मिल बंद है साहब और आप ही उत्तर प्रदेश के लोग चलाते हैं। तो मेरे योगी जी को धन्यवाद दीजिए कि जहाज से श्रमिकों, टेक्नीशियन को हम लोगों ने बम्बई में भेजा है। तो इसके मतलब नहीं, पर आप ये मानते हैं कि नहीं कि महंगाई है? महंगाई है, इस निश्चित रहे, हम उससे त्रस्त। आप एक सरकार के मंत्री कह रहे थे यूपी में महंगाई नहीं, वो क्या कह रहे थे, महंगाई है, लेकिन उसमें धीरे धीरे काबू किए। पिछली सरकारों की गलत नीतियों का फल है। धीरे धीरे हम जब रोजगार दे देंगे, लोगों को रोजगार काम दे देंगे सबको, उनको आप देखिए, पहले के प्रधानमंत्री कहते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं, स्वर्गीय राजीव गांधी, कि 100 रुपया भेजते हैं, 85 खा जाते हैं, 15 पहुंचता है। वो 85 किसका था? ये जो मजदूर थे, गरीब हैं, इनके लिए अनुदान आता है ना। वो 85 खाने वाले लोग क्या बतियाएंगे हमारे सामने भाई? वो 85 खाने वालों को गद्दी से हटाया गया है और मोदी को लाया गया है, योगी को, और सीधे दिल्ली से रुपया चलता है और किसान के खाते में, गरीब के खाते में, मकान बनाने के खाते में, उसके इलाज के खाते में जाता है। ये टेक्नोलॉजी से हम लोगों ने भ्रष्टाचार रोका है और धीरे धीरे महंगाई भी खत्म हो जाएगी। धैर्य रखिए, सब हो जाएगा। हम लोगों ने संकल्प लिया कि फिर से मोदी को, अर्थव्यवस्था सही होगा तभी तो महंगाई सही होगी। पर क्या कॉमन मैनिफेस्टो एनडीए लेके आ रहा है या केवल बीजेपी के मैनिफेस्टो पर आप लोग चुनाव लड़ेंगे? नहीं, कॉमन मैनिफेस्टो उस दिन तय हो गया मोदी जी के सामने 39 पार्टियों से कि हम 5 काम मुख्य है। पहला है कि देश की अर्थव्यवस्था हम 5वें नंबर से 3रे नंबर पर लाएंगे। तो जब अर्थव्यवस्था सही होगा तो लोगों के रोजगार मिलेंगे। दूसरा, जो हमारे गरीब कल्याण नीतियां, उसे धरातल पर ले जाना है। तीसरा, उन्होंने कहा कि भारत को समृद्धशाली बनाना है। चौथा, उन्होंने कहा कि हम भारत को दुनिया में ताकतवर बनाकर फिर जैसे विश्व गुरु था, विश्व गुरु बनाना है। अब 5वां था कि जितनी छोटी मोटी पार्टियां हैं, जो दल हैं, जो संगठन हैं, जिनकी समस्याएं हैं जाति, क्षेत्र, धर्म के, वो धीरे धीरे उसे हम खत्म करेंगे। तो ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है कि देश के जो सबसे बड़ा नासूर था 370 हिंदू मुसलमान मरता था। अरे मुसलमान भी मेरा ही है ना, इसी देश का है। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी ला रहे हैं आप लोग? अरे यार, मैं तो कहता हूं ना कि बेचारे को पता तो चला कि सच्चर कमेटी रिपोर्ट क्या कहती है कि हाथी और साइकिल पंजा दबाया और बदले में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में गरीबी बढ़ाया। तो काहे को दबाएगा? मुसलमान को जानकारी तो होना चाहिए ना। वो काहे को अधिक, वो भी उसको धर्म से क्यों चलेगा? संविधान से अगर 90% जनता चल रही है तो धर्म से क्यों चलेगा?
इसके मतलब हम आज ये सिविल कोड का जो विरोध कर रहे हैं, जिनका स्वामी जी का नाम ले रहे हैं, वो कौन स्वामी है भाई? उनसे पूछिए कि देश की 90% जनता संविधान को मान रही है और उनके जो सहयोगी 10% कहते हैं हम संविधान नहीं मानेंगे, हम अपना धर्म से चलाएंगे। तो धर्म से देश चलेगा, और हम भी कहें धर्म से चलेगा तो क्यों मिर्ची लग रही है? तो मेरे कहने का मतलब है कि जाल जितना मुसलमान है उसमें 90% अंसारी है। आज यहीं आया था मैं बहराइच में, जब मैं बोला कि भाई जाल बीनने वाला जला होता है, और जब घना जाल बीन दे कपड़ा जैसे तो जुलाहा हो जाता है, और धर्म बदल दे तो अंसारी हो जाता है। अब गए थे इन अंसारी पंसारी बनने बेचारे, और इनके बदले में गरीबी मिली। ऊंची जात के मुसलमान अपने बच्चे को IAS PCS बनाते हैं, DM कलेक्टर बनाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनाते हैं, और छोटका वाले को उर्दू पढ़ाते हैं, धर्म पढ़ाते हैं, उसे तलवार भजवाते हैं। तो हमारी सरकार कहती नहीं, सबको पढ़ाई होना चाहिए, मदरसे में समान शिक्षा होनी चाहिए, वो भी हमारे देश के नागरिक है, भेदभाव नहीं होना चाहिए, वो भी डॉक्टर इंजीनियर पढ़ें, उनको भी अनाज मिलना चाहिए, उन्हें भी मकान मिलना चाहिए, और उन्हें भी इलाज होना चाहिए। तो कोई आज तक मुसलमान नेता नहीं बोल सकता है कि मुसलमानों के साथ हमारी सरकार ने भेदभाव किया, मकान नहीं बनाया, इलाज नहीं दिया, खाना नहीं दिया। जब से गरीबी मुसलमानों में अधिक है, तो 80 करोड़ लोगों को अगर हम अनाज दे रहे हैं रोज, तो मुसलमान उसमें ज्यादा गरीब है, इसके मतलब मेरा अनाज ज्यादा वही खा रहा है ना। तो जब वो खा रहा तो मोदी को गा रहा है, अगर वो इलाज पा रहा तो मोदी को गा रहा है, योगी को गा रहा है, अगर वो मकान पा गया तो मोदी योगी को गा रहा है। तो काहे इनको मिर्ची लग रही भाई? अब इनके साथ तो हिंदू मुसलमान राइट करने के लिए तैयार नहीं है, ये परेशान है सपा बसपा के लोग, कांग्रेस के लोग। घटना अभी हुई मुजफ्फरनगर में, आपको भी पता चली होगी, उत्तर प्रदेश के। घटना ये हुई कि एक टीचर के सामने बच्चा था, बच्चे के सामने कुछ और बच्चे थे, और वो बच्चा एक वर्ग का था, बाकी बच्चे दूसरे वर्ग के थे, और टीचर ने कमेंट करते हुए उस बाकी बच्चों से उसकी पिटाई करवाई। हालांकि उस घटना की बड़ी आलोचना हुई, उसमें FIR हुई, कुछ किसान यूनियन के लोग आए, उन्होंने समझौता कराया। विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि आपके NDA ने ऐसा भारत दिया है जहां पर शिक्षा के मंदिरों में भी ये हो रहा है, ये भेदभाव। इसको आप लोग किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं योगी जी को धन्यवाद दूंगा कि जो वादा किया था कि माफिया खत्म हो जाए, दहशत खत्म हो जाए, पढ़ाई लिखाई में आगे जाए और लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़े, बुद्धिमान बने। तो कुछ ऐसे लोग, इनकी व्यवस्था के पढ़े लोग हैं ऐसे, जिनको आप टीचर कह रहे हैं, उनके व्यवस्था के पढ़े लोग हैं। तो उन्होंने कैसा पढ़ाया? नकल से पढ़ाया, अकल तो आई नहीं। तो कुछ एक दो ऐसे हैं कि जो इस तरीके से घटनाएं करते हैं, तो उसको मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। माननीय जी योगी जी कोई भी घटनाएं होती है उस पर जांच लिखते हैं, और जांच होने पर कितनों रसूखदार हो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे सपा का हो, चाहे किसी पार्टी का हो। आपने अपनी आंखों से देखा होगा कि बहुत भाजपाइयों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। हमारी सरकार ने कहा भले वो खिलाफ हो गए हों, लेकिन अगर सरकार है तो हम सबके लिए कोई बिना भेदभाव के। तो एक दो छुटपुट घटना हो जाए उसको आप मुद्दा नहीं बना सकते। आज कांग्रेस के जब नए अध्यक्ष एक आए हैं, अजय राय, पहले मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, इस बार स्मृति ईरानी को हराएंगे, प्रियंका गांधी जो है वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। तो आप लोग भी किसी विपक्ष के बड़े नेताओं, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या और भी दूसरे बड़े नेताओं के खिलाफ क्या चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो बात कह रहे हैं उसमें दम है? मल्लिकार्जुन खड़गे को भी कह रहे हैं कि बाराबंकी से चुनाव लड़ जाएंगे। मतलब सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है, इसीलिए सारे लोग उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। दूसरे प्रदेश में क्यों नहीं जा रहे हैं भाई? इसके मतलब उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बन चुका है, यहाँ के लोग होशियार हो चुके, जान चुके हैं। ये कांग्रेस इतने हो सकती है कि ICU से बाहर आ सकती है जनरल वार्ड में, उससे आगे नहीं जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस का बटन दबाते दबाते ये देश की जनता 60 साल तक 70 गुना नीचे चली गई। अब कांग्रेस के बटन से घिरा हो गई है उत्तर प्रदेश में, स्पेशली हिंदी भाषी क्षेत्रों में। क्या आंकड़ा रहने वाला है? जितना हिंदी भाषी क्षेत्र है वहां हम पूर्ण बहुत जीतेंगे। अब क्रिश्चियन, अब तलवार और तोप के बदौलत किसी को क्रिश्चियन बना दिया गया है। अब वो भारतीय संस्कृति भूल गया है, तोप के डर के मारे उसका बाप भूला तो बेटा भी भूल गया। अब धीरे धीरे उनकी होश वापस आएगा। याद दिला रहे हैं क्या? ये याद दिला रहे हैं उनको, क्रिश्चियनों को भी, मुसलमानों को भी, भारत तुम्हारा है, आओ हमारे साथ मिलकर रहो, भारतीय संस्कृति के साथ रहो, काहे बर्बाद होने के लिए चले गए हो। ये आज के दिन में देखा होगा, मैं गया था इंग्लैंड आज़ादी के अमृत महोत्सव पर। मेरे को माइक जब मिला बोलने का, तो पूरे हर प्रदेश के लोग झंडा लेके वहाँ इंग्लैंड आए थे, बहुत बड़ा ग्राउंड था, कई हजार लोग थे। तो मैं जब माइक मिला तो मैंने कहा भाई, कभी लंदन में, कभी भारत में लंदन दिखता था
आज लंदन में भारत दिख रहा है, तो असली भारतीय तब जब ब्रिटेन में भारतीय प्रधानमंत्री बना कर दे दो तब। अगर भारत में भारत का प्रधानमंत्री लंदन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री होकर अगर भारतीय संस्कृति की पूजा कर सकता है, तो भारत के लोगों को भी भारत की पूजा करना पड़ेगा, भारतीय संस्कृति को पूजा करना पड़ेगा। वो मेरी आवाज 4 महीने बाद सक्रिय हो जाए। मैं यही कहना चाहता हूं कि जो आप बोल रहे हैं कि ये लोग लड़ने आ रहे हैं, ये लड़ने नहीं आ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। पिछले बार 2017 में कांग्रेस और सपा का समझौता हुआ था, 100 सीट कांग्रेस ने ली थी। हम कांग्रेस से 3 सीट मांग रहे थे, नहीं दिया। समाजवादी पार्टी से 12 सीट मांग रहा था, नहीं दिया। इन लोगों ने कहा रे क्या जरूरत है, ये निषाद हैं, इनके शरीर से बदबू आती है, इनके पसीने से बदबू आती, मल्लाह केवट है, नीच जात के हैं। बस हमने लड़ लिया 70 सीट, तो कांग्रेस का जो पाप था वो सपा के सर पर आ गया, और सपा पाप कांग्रेस के पाप से समाप्त हो गई 2017 में। और फिर अभी कितनों यूपीए को बदल के एनडीए लगा ले, वो पाप तो पीछे पीछे घूमेगा। वो कांग्रेस जो आई है वो सपा को खाने आई है। कांग्रेस बहुत चालाक पार्टी है कि जब तक यहाँ उत्तर प्रदेश में हाथी भाई दलित वोट अलग हो गया, यादव वोट अलग हो गया, मुसलमान अलग हो गया, 3 जाति अलग हो गई, हम खत्म हो गए, तो उत्तर प्रदेश अलग हो गया कांग्रेस से, और निषाद भी अब अलग हो गया, तो सपा बसपा भी अलग हो गई। तो कांग्रेस भी समझ रही इस चाल को कि समाजवादी पार्टी को जब तक समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग खड़े नहीं हो पाएंगे। तो समाप्त करने का चाल यही है। कांग्रेस आप पर काम कर रही है? वो कर रही है, वो आराम से। मैं तो कहा ना कि स्वामी प्रसाद भी यही कर रहे हैं, बयाना उधर से लिए इसलिए बयान यहाँ उधर दे रहे हैं, और उस बयान का फायदा हमें तो है ही है। जो असली हिंदू होगा, जो असली भारतीय होगा, अपने भारत माँ के साथ रहेगा और राष्ट्रवाद के साथ रहेगा और अपने बच्चों के भविष्य के साथ रहेगा और आगे बढ़ाकर दिखाएगा। बस। बहुत धन्यवाद आपका संजय जी। संजय निषाद जी हमारे साथ जुड़े थे इस चर्चा में, और बेबाकी से हर बार की तरह उन्होंने अपनी राय रखी, और खासतौर पर राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जो उन्होंने नए विचार, नया चोला, नई बात, तमाम सारा बदलाव जो सियासत में होता है। 2024 के चुनाव अब बेहद नजदीक है, और जैसे जैसे सियासत आगे बढ़ेगी इसी तरह से तीखे बयानों का सिलसिला और विवाद एक दूसरे के साथ सामने आते रहेंगे। भारत 24 पर कॉन्क्लेव का ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। मैं चाहूंगा ओवर टू पलक प्लीज। धन्यवाद। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। थैंक यू सो मच सर, इतना कीमती वक्त निकालने के लिए। दरअसल आज पूरे दिन मंत्री जी के कार्यक्रम भी थे, और इसी बीच भारत 24 के लिए सर ने समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत सर आपका शुक्रिया, बहुत बहुत आभार सर आपका। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज।